24 नवंबर 1971 की रात करीब 8 बजे आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकन एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स एक फ्लाइट का पीछा कर रहे होते हैं जिसमें एक हाईजैकर बैठा हुआ था। यह हाईजैकर अमेरिका के पोर्टलैंड से सियाटल जा रही इस नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट 305 को हाईजैक कर अमेरिकन गवर्नमेंट से $2 लाख की फिरौती वसूल चुका था, जो आज के हिसाब से करीब 14 करोड़ रुपए होते हैं। ये प्लेन अभी भी उसी के कंट्रोल में था और पायलट अभी भी उसके ही इशारे पर प्लेन को रीनो शहर की ओर फ्लाई कर रहा होता है। इस दौरान आसमान की ऊंचाई में चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था, तेज हवाएं चल रही थी, टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस था और बर्फीली बारिश हो रही थी। इन बदतर हालातों में भी दोनों फाइटर जेट हाईजैक हुए प्लेन को फॉलो करते हुए उस पर नजर गड़ाए होते हैं ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। लेकिन इस हाईजैकर के मंसूबे अमेरिकन एयरफोर्स और FBI की सोच से कहीं ऊंचे थे। काले अंधेरे, तेज हवाओं और हड्डी जमा देने वाली ठंड के बीच आसमान की 10,000 फीट की ऊंचाई से हाईजैकर पैराशूट पहनकर पैसों समेत प्लेन से जंप लगा देता है। उसके इस कारनामे को ना तो प्लेन में मौजूद कोई शख्स देख सका और न ही उसका पीछा कर रहे फाइटर जेट में बैठे पायलट्स की नजर इस पर पड़ सकी। इसके बाद उस हाईजैकर को मानो जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया, उसका कोई नामो निशान नहीं मिल सका। कई डेकेड्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ना तो उसकी लाश मिल सकी और ना ही कभी उसको जिंदा पकड़ा जा सका। यह कहानी है उस हाईजैकर की जिसे दुनिया DB कूपर के नाम से जानती है, जिसने एक ऐसी हाईजैकिंग को अंजाम दिया जो अमेरिका के कमर्शियल एविएशन के इतिहास का इकलौता अनसॉल्व्ड हाईजैकिंग केस बन गया। 50 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है कि आखिर DB कूपर कौन था, कहां से आया था और रात के अंधेरे में आसमान के बीचों बीच वो कहां गायब हो गया। A hijacker calling himself DB Cooper jumped from an airliner in flight and demanded a $200,000 ransom and a parachute. Leo 5, we have a hijack in progress. He said to me, all I have to do is attach this wire to this gadget here, and we all be dead. What really happened to DB Cooper? You believe that your uncle was DB Cooper. But there has never been a trace of Cooper or his true identity. It doesn't feel good to acknowledge that this is the only unsolved skyjacking in American history. कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होती है, जहां से एक बोइंग 727 प्लेन हर रोज की तरह सियाटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाला था। दोपहर करीब 2 बजे ब्लैक बिजनेस सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई और ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए करीब 45 साल का शख्स एक ब्लैक ब्रीफकेस लेकर इस प्लेन से सियाटल जाने के लिए एयरपोर्ट में दाखिल होता है। ये शख्स अपना नाम डैन कूपर बताते हुए नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर से $20 पे करके सियाटल के लिए एक 1 वे टिकट लेता है और बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ जाता है। 1970s के उस दौर में डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए ना तो पैसेंजर्स की कोई सिक्योरिटी चेकिंग होती थी और ना ही किसी का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता था। सिर्फ एक फ्लाइट टिकट खरीदकर कोई भी पैसेंजर किसी भी नाम से ट्रैवल कर सकता था। इसलिए ना तो डैन कूपर की आइडेंटिटी को वेरीफाई किया गया और ना ही उसका ब्रीफकेस चेक हुआ और वो फ्लाइट 305 में सवार हो गया। दोपहर 2:50 पर फ्लाइट 305 उड़ान भरती है, जिसकी कमान को विलियम ए स्कॉट ने संभाला हुआ था। इस प्लेन में टोटल 37 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। ये अमेरिका की एक बहुत ही शॉर्ट रूट फ्लाइट थी, जिसे पोर्टलैंड से सियाटल पहुंचने में नॉर्मली आधा घंटा लगता था। लेकिन इस फ्लाइट को इस दिन अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कुछ वक्त की देरी होने वाली थी और इस बीच कुछ ऐसा होने वाला था जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अपने लिए जगह बना लेता है। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद जहां सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी धुन में खोए हुए थे, तो वही डैन कूपर लास्ट रो में 18C सीट पर बैठा हुआ सिगरेट और बर्बन एंड सोडा का लुत्फ ले रहा होता है। 1970s में फ्लाइट ट्रैवलिंग के कायदे और कानून आज से काफी अलग थे। उस समय फ्लाइट में स्मोकिंग करना अलाउड था। अच्छे से सेटल होने के बाद कूपर ने थोड़ी ही दूरी पर बैठी फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शैफनर को एक नोट पकड़ा दिया। फ्लाइट अटेंडेंट शैफनर को लगा कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए उसने एक फॉर्मल स्माइल के साथ उस नोट को बिना पढ़े ही अपनी पॉकेट में रख लिया। कुछ देर तक जब कूपर को शैफनर की तरफ से नोट को लेकर कोई रिएक्शन नहीं मिला, तो उसने उसे अपने पास से गुजरते हुए रोककर फुसफुसाते हुए कहा, मिस, आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास बॉम्ब है। शैफनर को अभी भी ये कोई मजाक ही लगा, पर जब उसने नोट को खोलकर पढ़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उस पर लिखा हुआ था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस एंड वांट यू टू सिट बाय मी। शैफनर ने ये पढ़कर कूपर की ओर देखा, जो अपने ब्रीफकेस की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि उसके इसी ब्रीफकेस में बॉम्ब है।
चंद सेकंड्स के इस वाकये ने शेफनर के होश उड़ाकर रख दिए। उसने घबराते हुए तुरंत अपनी कोवर्कर टीना मकलो को पास बुलाकर सब कुछ बताते हुए वो नोट पकड़ा दिया। टीना मकलो भी उस नोट में लिखी बात को पढ़ के डर चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत करके कूपर से पूछा कि कहीं वो मजाक तो नहीं कर रहा। इसके जवाब में अगले ही पल कूपर ने उन दोनों फ्लाइट अटेंडेंट्स को ब्रीफकेस खोलकर दिखाया, जिसमें डायनामाइट की 8 रेड स्टिक्स टेप्स के बंडल में बंधी हुई थी, जिससे एक बैटरी और बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए थे। ये देखकर शेफनर और टीना मकलो के डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन दोनों की घबराहट को और बढ़ाते हुए कूपर ने 2 तारों को अपने हाथ में पकड़कर उनसे कहा कि ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है और वो जब चाहे इस प्लेन को विस्फोट कर उड़ा सकता है। यहां से कूपर की हाइस्ट शुरू हो चुकी थी। वो ब्रीफकेस बंद करता है और शेफनर से अपनी डिमांड्स लिखवाता है। कूपर शाम 5 बजे तक 2 लाख अमेरिकी डॉलर्स, 2 बैक और 2 फ्रंट पैराशूट्स चाहता था। साथ ही उसकी मांग थी कि जब प्लेन सियाटल एयरपोर्ट पर लैंड करे तब उसे रिफ्यूल करने के लिए एक फ्यूल ट्रक पहले से ही वहां तैयार होना चाहिए। उसने अपनी डिमांड्स की लिस्ट को पायलट तक पहुंचाने के लिए शेफनर को इस वार्निंग के साथ भेजा कि अगर उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया या उसके साथ कोई चालाकी की गई तो वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा। घबराई हुई शेफनर कॉकपिट में जाती है और पायलट विलियम स्कॉट और क्रू को सारी बात बता देती है। पायलट तुरंत रेडियो के थ्रू सियाटल टाकोमा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस हाईजैकिंग के बारे में इन्फॉर्म करते हुए उन्हें हाईजैकर की डिमांड्स बताता है। ATC में भी इस खबर से हड़कंप मच जाता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन ATC, लोकल पुलिस और FBI को फॉरवर्ड कर देता है। हाईजैकिंग की इस खबर से FBI अलर्ट हो गई और वो तुरंत इस मामले में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉब से बात करती है। डोनाल्ड नायरॉब को पैसेंजर्स की जिंदगी और अपनी एयरलाइंस की इज्जत दोनों की फिक्र थी, इसलिए हालात की गंभीरता को समझते हुए वो बिना किसी अगर मगर के कूपर की सारी डिमांड्स को मान लेते हैं। जहां ये सब चल रहा था तो वही टीना मकलो कूपर के पास वाली सीट पर बैठी कूपर और पायलट के बीच कम्युनिकेशन का जरिया बनी हुई थी। वो इंटरकॉम के जरिए दोनों तरफ की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रही होती है। कुछ देर बाद अमेरिकी अथॉरिटीज पायलट को बताती है कि कूपर की सभी डिमांड्स को मान लिया गया है। अपनी डिमांड्स के माने जाने पर कूपर टीना मकलो के सामने एक और डिमांड रखता है कि उसे दी जाने वाली रकम के सभी नोट 20-20 डॉलर्स के होने चाहिए और जब तक उसकी मांगी गई सभी चीजें ग्राउंड पर तैयार ना हो तब तक प्लेन को एयरपोर्ट पर लैंड ना किया जाए। टीना इंटरकॉम के जरिए कूपर की यह बात भी पायलट को बता देती है, जिसे फिर पायलट अथॉरिटीज तक पहुंचा देता है। ये बस करीब आधे घंटे की फ्लाइट थी और आधा घंटा इन सभी बातों में गुजर चुका था और अब सियाटल एयरपोर्ट बस कुछ मिनट की दूरी पर था। कूपर की डिमांड्स को अरेंज करने में अभी कुछ वक्त और लगता, इसलिए प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करने के बजाय सियाटल के आसमान में ही चक्कर काटने लगता है। इस दौरान जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये थी कि अभी तक इस प्लेन के किसी भी पैसेंजर को कोई जानकारी नहीं थी कि जिस प्लेन में वो बैठे हुए हैं वो हाईजैक हो चुका है। कूपर और क्रू के बीच सारी बातें बहुत ही सावधानी से हो रही थी ताकि पैसेंजर्स को किसी भी थ्रेट का आभास ना हो। डैन कूपर का बिहेवियर भी आम हाईजैकर से बिल्कुल अलग था। ना तो उसके माथे पर डर की कोई शिकन थी और ना ही वो किसी पैसेंजर को डरा धमकाकर अपना काम कराना चाहता था। वो आराम से अपनी सीट पर सिगरेट पीते हुए अपने कारनामे को अंजाम दे रहा होता है। पैसेंजर्स के बीच देरी को लेकर पैनिक ना हो इसलिए क्रू की ओर से अनाउंसमेंट किया जाता है कि किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से प्लेन को लैंड होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद जहां प्लेन करीब 2 घंटे तक सियाटल के आसमान में गोल गोल चक्कर काटता रहा, तो वही इतनी देर में FBI ने कूपर को देने के लिए सियाटल फर्स्ट नेशनल बैंक से $2 लाख और इसाकुआ के फ्लाइट स्कूल से 4 पैराशूट्स का इंतजाम कर लिया था। उस दौरान रॉबरी, किडनैपिंग और हाईजैकिंग जैसे इंसिडेंट्स के लिए बैंक्स में कुछ फंड अलग से रखा जाता था और उसके सभी नोट्स के सीरियल नंबर्स को लिख लिया जाता था ताकि जब किसी ऐसे क्रिमिनल द्वारा रैंसम के तौर पर मिले उन पैसों को खर्च किया जाए तो उसका पता लगाकर उसे पकड़ा जा सके। कूपर के केस में भी ये काम कर लिया गया था और उसे अब जो $2 लाख दिए जाने थे उसमें मौजूद हर एक नोट का फोटोग्राफ और उनके सीरियल नंबर बैंक और FBI के पास मौजूद थे। शाम 5:24 पर कैप्टन को ATC की ओर से बताया जाता है कि रैंसम मनी और पैराशूट्स एयरपोर्ट पर तैयार है और अब प्लेन को लैंड किया जा सकता है। ये बात कूपर को बताई जाती है, जिसके लिए वो कुछ शर्तों के साथ राजी होता है। वो पास बैठी टीना मकलो के थ्रू पायलट को कहता है कि प्लेन को मेन टर्मिनल से दूर किसी कम रोशनी वाले रनवे पर लैंड किया जाए और प्लेन के पास मनी और पैराशूट्स को किसी अकेले इंसान द्वारा लाया जाए। इसके अलावा वो प्लेन के अंदर की लाइट्स को डिम करने और उसकी सभी विंडोज को बंद करने का ऑर्डर भी देता है ताकि प्लेन के अंदर की मूवमेंट और कूपर की पहचान के बारे में FBI को पता ना लग सके।
कूपर की बताई सभी बातों को फॉलो करते हुए फ्लाइट 305 शाम 5:46 पर सियाटल टैकोमा एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। फ्लाइट के लैंड करने के तुरंत बाद एक एयरपोर्ट एम्प्लॉय $2 लाख और 4 पैराशूट्स के साथ उस बोइंग 727 प्लेन के पीछे वाले गेट पर पहुंचता है। उस वक्त बोइंग 727 उन कमर्शियल प्लेन्स में से एक था जिसके गेट पीछे की साइड से भी खुलते थे और जहां से उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ी भी लगी होती थी। इस प्लेन की इसी खास बात की वजह से कूपर ने हाईजैकिंग के लिए इसे चुना था। कूपर के आदेश पर टीना मकलो पीछे वाले गेट से प्लेन के बाहर आती है और वहां से $2 लाख से भरा एक बैग और 4 पैराशूट्स को कलेक्ट करती है और कूपर को सौंप देती है। कूपर की डिमांड्स के पूरा होने पर सभी 36 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स को छोड़ दिया जाता है। सब कुछ इतनी सफाई से हुआ था कि अभी भी किसी पैसेंजर्स को अंदाजा नहीं था कि वो 3 घंटे तक हॉस्टेज बने हुए थे। अब प्लेन में कुल 5 लोग बचे थे, जिनमें पायलट विलियम स्कॉट, को पायलट बिल राटजैक, फ्लाइट इंजीनियर हैरोल्ड एंडरसन और फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो के अलावा एक खुद डैन कूपर था। अभी तक सब कुछ कूपर के मुताबिक ही हुआ और ये सब उसने बहुत काम और रिलैक्स्ड होकर किया। लेकिन एक चीज थी जिसने उसे फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। सभी पैसेंजर्स के उतर जाने के काफी देर बाद तक भी प्लेन को रिफ्यूल नहीं किया गया था। ये देरी फ्यूल ट्रक में प्रॉब्लम आ जाने की वजह से हो रही थी, लेकिन कूपर को इस तरह एयरपोर्ट पर एक एक पल भारी गुजर रहा होता है। उसे शक था कि FBI उसके साथ कहीं कोई खेल ना खेल रही हो, इसलिए बहुत शांत स्वभाव और जेंटलमैन की तरह पेश आने वाला कूपर भी अब फ्रस्ट्रेट होकर क्रू को जल्दी से रिफ्यूलिंग के लिए धमकाने लगता है। अथॉरिटीज को अब तक कूपर की हर एक मूव से ये तो अंदाजा हो चुका था कि वो एक बहुत शातिर इंसान है, जिसे चकमा देना बिल्कुल भी आसान नहीं, क्योंकि कूपर ने जिस तरह एक की जगह 4 पैराशूट्स मंगाए थे वो एक बहुत ही समझदारी भरी चाल थी। उसके 4 पैराशूट्स मांगने से FBI को ये लगा कि वो अपने साथ किसी क्रू मेंबर या पैसेंजर को लेकर भी कूद सकता है, इसलिए FBI सिविलियंस की जान को रिस्क में डालकर उसे खराब पैराशूट देने की चालाकी नहीं कर सकती थी। कूपर के शातिर दिमाग से ना उलझते हुए फौरन 3 फ्यूल ट्रक्स प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए लगा दिए गए। रिफ्यूल होने के बाद कूपर ने प्लेन के दोबारा टेक ऑफ करने से पहले अपनी कुछ और शर्तें रखी। उसकी पहली डिमांड थी कि प्लेन को अब मैक्सिको ले जाया जाए, लेकिन उसे बताया जाता है कि प्लेन को डायरेक्ट इतनी दूर नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि वहां तक जाने के लिए प्लेन को बीच में एक बार फिर रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सोच विचार करने के बाद कूपर मैक्सिको से पहले नेवाडा के रीनो टाहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूल की परमिशन दे देता है। कूपर की दूसरी डिमांड ये थी कि प्लेन के पीछे की सीढ़ियों को हर वक्त खुला रखा जाए, लेकिन खुली सीढ़ियों के साथ टेक ऑफ करना रिस्की था, इसलिए उससे कहा जाता है कि टेक ऑफ करने के बाद प्लेन जब हवा में होगा तब उसके कहने पर पीछे की सीढ़ियों को खोल दिया जाएगा। कूपर इसके लिए भी मान जाता है और अपनी अगली डिमांड्स रखते हुए प्लेन को 10,000 फीट के ऑल्टीट्यूड से भी नीचे रखने और 150 नॉट से भी कम स्पीड से उड़ाने का ऑर्डर देता है। साथ ही वो प्लेन के फ्लैप्स को 15 डिग्री तक झुकाए रखने और लैंडिंग गियर्स को खुला रखने की मांग भी करता है। उसकी इन सभी डिमांड्स को मान लिया गया और फ्लाइट 305 शाम 7:40 पर एक बार फिर हवा में उड़ान भरती है। कूपर की इतनी कैलकुलेशंस को देखकर FBI भी हैरान थी। यह हाईजैकर न सिर्फ सभ्य था जिसने पूरे सफर के दौरान किसी को मारना पीटना तो दूर, किसी से बदतमीजी तक नहीं की थी, बल्कि वो एक समझदार और शातिर क्रिमिनल भी था जो अपनी पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन के लिए आया था। लेकिन FBI हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती थी, इसलिए जब फ्लाइट 305 कूपर के इंस्ट्रक्शंस के साथ विक्टर 23 नाम के एक लो ऑल्टीट्यूड रूट पर फ्लाई करते हुए रीनो की तरफ बढ़ने लगी, तभी उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मैकॉर्ड एयर फोर्स बेस से 2 F-106 फाइटर जेट्स को उसके पीछे लगा दिया गया। लेकिन ये फाइटर जेट्स बहुत ही हाई स्पीड पर उड़ान भरने के लिए बने थे। ऐसे में जब खुद बोइंग 727 150 नॉट्स की स्पीड से चल रहा था तो उसके पीछे बने रहने के लिए दोनों फाइटर जेट्स को इससे भी कम स्पीड से चलने की जरूरत थी। इस मुश्किल का हल निकालते हुए दोनों जेट्स S टर्न्स की सीरीज बनाते हुए फ्लाइट का पीछा करने लगे। इसके अलावा एक T-33 ट्रेनर जेट भी इस काम के लिए भेज दिया गया, जो कम रफ्तार के साथ फ्लाइट के पीछे बना रह सकता था। लेकिन ये दिन कुछ अलग था, ये इंसिडेंट कुछ खास था। इस दौरान कुछ भी नॉर्मल होना मानो एक चमत्कार होने वाली बात थी। शाम ढल चुकी थी और रात के अंधेरे ने पूरी फिजाओं को घेर लिया था। आसमान में चांद भी बस नाम के लिए था, जिसको बादलों ने पूरी तरह से ढक रखा था, जिस कारण नाम मात्र की रोशनी थी। इसे और भी रोमांचक
तेज आंधी, माइनस में जाते टेम्परेचर और बर्फीली बारिश ने बना दिया था। ऐसी स्थिति में भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर 3 जेट्स इस फ्लाइट का पीछा कर रहे होते हैं, जिसकी पैसेंजर कैबिन में केवल कूपर और टीना मकलॉ थे और वहां सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर की खामोशी के बाद कूपर ने टीना को भी कॉकपिट में जाने के लिए कहा और खुद पैराशूट पहनने लगा। टीना जब उसे पैराशूट पहनने के लिए इंस्ट्रक्ट करने लगी तो उसने इशारे से बताया कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है, जिसके बाद टीना कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगती है। जब टीना कॉकपिट में आ गई और कॉकपिट के डोर को बंद करने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि कूपर पैसों को अपनी छाती से बांध रहा था। उसने कूपर के इशारे पर दरवाजे को पूरा बंद कर दिया और बाकी के क्रू के साथ बैठ गई। इसके कुछ देर बाद रात के करीब 8 बजे कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट जलती है, जो इस बात का इशारा थी कि प्लेन के पीछे की सीढ़ियों को खोल दिया गया है। पायलट ने इंटरकॉम के जरिए कूपर से पूछा कि क्या उसकी मदद के लिए किसी को भेजा जाए, जिसके जवाब में कूपर सिर्फ गुस्सा करता है। वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता था। इस वक्त प्लेन रीनो पहुंचने से काफी दूर था और उसके नीचे सिर्फ पहाड़, नदी और जंगल थे। हवा तेजी के साथ प्लेन में आ रही थी। इसके कुछ मिनट बाद 8:13 पर कॉकपिट में बैठे क्रू को एक बहुत जोर का झटका और एयर प्रेशर महसूस होता है, जिसे फिर पायलट द्वारा रीलेवल किया जाता है, जिससे थोड़ी देर बाद प्लेन कुछ स्टेबल होता है। करीब 2 घंटे बाद रात 10:15 पर प्लेन रीनो टाहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है, जिसकी पीछे की सीढ़ी उस वक्त भी खुली हुई थी। प्लेन को चारों तरफ से FBI के एजेंट्स, लोकल पुलिस और स्टेट ट्रूपर्स द्वारा घेर लिया जाता है। प्लेन की तलाशी ली जाती है, अंदर का चप्पा चप्पा छाना जाता है, लेकिन उसमें कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। उसे आखिरी बार बस तभी देखा गया था जब टीना मकलॉ कॉकपिट को बंद कर रही थी। उसके बाद रात के अंधेरे, कपकपाती ठंड और तेज आंधी में वो पहाड़ों, नदियों और जंगलों के इलाके के ऊपर $2 लाख लेकर प्लेन के पिछले दरवाजे से कूद चुका था। खराब मौसम होने की वजह से तीनों जेट्स जो उसे फॉलो कर रहे थे वो भी उसे कूदते हुए नहीं देख पाए थे। फ्लाइट की तलाशी के दौरान FBI को कूपर जिस सीट पर बैठा था वहां से उसकी ब्लैक टाई, उस पर लगी क्लिप और उसके द्वारा पिए गए सिगरेट के 8 बचे हुए बट्स मिलते हैं। साथ ही वहां 2 पैराशूट्स भी बरामद होते हैं, जिन्हें कूपर द्वारा छोड़ दिया गया था। लेकिन इसके अलावा FBI को प्लेन में ना तो बॉम्ब मिलता है, ना पैसे मिलते हैं और न ही कूपर का कोई नामो निशान मिलता है। कूपर अपने साथ उस हैंड नोट को भी ले गया था जो उसने फ्लाइट अटेंडेंट को दिया था। सबको पता था कि कूपर कूदा है, पर कहां, इसका किसी के पास कोई सही जवाब नहीं था, क्योंकि किसी ने भी उसे कूदते हुए नहीं देखा था। लेकिन इस मामले में फ्लाइट का क्रू एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि विक्टर 23 के रूट से गुजरते समय रात 8:13 पर प्लेन में एक जोर का झटका महसूस किया गया था। कूपर ने तभी छलांग लगाई होगी, ये सोचकर यहाँ की टाइमिंग और लोकेशन को पायलट ने नोट डाउन कर लिया था। इस रूट और टाइमिंग के हिसाब से कूपर वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट एरिया में पोर्टलैंड से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोलंबिया और लुइस रिवर के पास जंगल और पहाड़ियों से घिरे इलाकों में कूदा था। कुल मिला के कूपर घूम फिर के वापस पोर्टलैंड के आसपास आ गया था, जहां से उसने प्लेन को हाईजैक किया था। उसकी तलाशी में फौरन वहां एक सर्च टीम भेजी गई और साथ ही क्रू की मदद से डैन कूपर का रफ स्केच बनवाया गया। इसके बाद अमेरिका के इतिहास में किसी भी क्रिमिनल को ढूंढने के लिए FBI द्वारा आज तक का सबसे बड़ा मिशन शुरू होता है, जिसे नॉरजैक नाम दिया गया। तब ना तो FBI और ना ही दुनिया को पता था कि एक ऐसा केस है जो इतिहास के पन्नों पर अपनी एक ऐसी कहानी छोड़ देगा जिसका जिक्र दशकों बाद भी होता रहेगा। कूपर के गायब होने के अगली सुबह जब FBI द्वारा एक बड़ी टीम कूपर को ढूंढने के लिए भेजी गई तो जंगल, नदी और पहाड़ों के उस बहुत बड़े इलाके में कई दिनों की तलाशी के दौरान कूपर का कोई अता पता नहीं चल सका। उसकी बेस्ट पॉसिबल लैंडिंग लोकेशन को जानने के लिए FBI ने सारा सीन रिक्रिएट करके भी देखा। इसके लिए हाईजैक हुए सेम एयरक्राफ्ट को सेम रूट पर सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ फ्लाई किया गया और पायलट द्वारा बताई गई लोकेशन से 200 पाउंड का स्लेड प्लेन की पीछे की सीढ़ियों से फेंका गया। इस तरह जो पॉसिबल लैंडिंग जोन सामने आया वो एरियल से कुछ मील साउथ ईस्ट में, सियाटल से 150 माइल्स साउथ में और पोर्टलैंड से 40 माइल्स नॉर्थ में लेक मेरविन के पास था। वहां भी FBI द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हजारों मिलिट्री ट्रूप्स और पुलिस ऑफिसर्स ने जंगलों और नदियों की तलाशी ली। वहां मौजूद एक एक फार्म हाउस और मकान की छानबीन की गई। एक तरफ हजारों का सैन्य बल कूपर को चप्पे चप्पे में पैदल तलाश कर रहा था, तो दूसरी ओर हेलीकॉप्टर से भी पूरे इलाके को छाना जाने लगा। इसके अलावा कूपर को ढूंढने के लिए लेक मेरविन में सबमरीन को भी उतारा गया। साथ ही स्पाई प्लेन SR-71 भी इस काम में लग गया। लेकिन
लेकिन बहुत लंबे समय की छानबीन के बाद भी हर तरकीब नाकाम ही साबित हुई। ना तो कूपर की लाश मिली और ना उसे जिंदा पकड़ा जा सका। ना ही उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए पैराशूट मिले और ना ही $2 लाख का कुछ पता चल सका। जहां FBI का इस केस को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया और पब्लिक का इसको लेकर फैसिनेशन आसमान छूने लगा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो रहस्यमय इंसान कौन था, वो कहां का रहने वाला था और आखिर आसमान में अंधेरे के बीच वो कहां लापता हो गया। इस केस को लेकर लोगों के बीच किस कदर क्रेज था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ये हाईजैकिंग हुई तब जल्दी जल्दी में एक रिपोर्टर ने न्यूज़पेपर में उसका नाम गलती से डैन कूपर की जगह DB कूपर लिख दिया। इसके बाद आगे और भी कई पब्लिकेशन हाउसेज ने भी इसी नाम का इस्तेमाल किया। तब से ये नाम दुनिया में किसी जंगल में आग की तरह फैल गया और इस तरह उस मिस्टीरियस हाईजैकर का नाम ही बदल गया। हालांकि डैन कूपर जो उसने टिकट में नाम लिखवाया था वो भी एक फेक नेम ही था, जिसकी इंक्वायरी करने पर FBI को किसी भी इंसान का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। बाद में पता चला कि डैन कूपर 1950s की एक बेल्जियम पॉपुलर कॉमिक बुक के कैरेक्टर का नाम था, जो कि एक कैनेडियन जेट पायलट था। इस जानकारी के बाहर आने पर FBI को लगने लगा था कि हाईजैकर इसी कॉमिक बुक से इंस्पायर था और इसलिए उसने अपना नाम डैन कूपर रखा। शुरुआत में FBI ये मानती रही कि कूपर प्लेन से सक्सेसफुली जंप नहीं कर पाया और कहीं गिरकर मर गया। एक FBI इन्वेस्टिगेटर रैल्फ हिमल्सबैक, जिन्होंने इस पूरे मिशन को नॉरजैक कोड नेम दिया था, उन्होंने माना कि कूपर सही से पैराशूट भी नहीं खोल पाया होगा और उसकी किसी पहाड़ या पेड़ से टकराने से जान चली गई होगी। उनके जैसे और भी बहुत से FBI एजेंट्स और एक्सपर्ट्स ने यह थ्योरी दी कि जिस वक्त कूपर ने छलांग लगाई उस वक्त मौसम बेहद खराब था। रात का अंधेरा था और टेम्परेचर -7 डिग्री से भी नीचे था। तेज हवाएं चल रही थी और बर्फीली बारिश हो रही थी। ऐसे खराब मौसम में कूपर ने जंप के लिए इजी टू यूज पैराशूट्स को छोड़कर ऐसे मिलिट्री पैराशूट्स को चुना था जिसे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा उसका गेटअप स्काई डाइविंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। ना तो उसके पास हेलमेट था, ना ग्लव्स, ना स्काई डाइविंग वाले ग्लासेस और शूज थे। ऐसे में वो $2 लाख से भरे बैग और एक ब्रीफकेस को लाद कर पहाड़ों, जंगलों और नदियों के इलाके में कूदा था, जिससे उसके बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन FBI का यह गुमान भी कुछ ही समय में दूर हो गया, जब कूपर के इंसिडेंट के बाद एक के बाद एक कई कॉपीकैट हाईजैकिंग हुई, जिनमें हर हाईजैकर ने कूपर की तरह प्लेन को हाईजैक किया, लाखों डॉलर्स की रैंसम ली और बिना किसी स्काई डाइविंग किट के नॉर्मल कपड़ों में ही प्लेन से कूदकर सेफली लैंड भी कर गया। हालांकि इन सभी कॉपीकैट हाईजैकर्स को FBI द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जिसे नहीं पकड़ा जा सका वो था DB कूपर। FBI ने उसे पकड़ने के लिए हर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की। एक और जहां पॉसिबल लैंडिंग जोन में उसे मिलिट्री, पुलिस, हेलीकॉप्टर्स, स्पाई जेट और सबमरीन द्वारा खोजा जा रहा था, तो वही दूसरी ओर FBI ने कूपर को दिए गए $2 लाख के हर एक नोट के सीरियल नंबर को अखबारों में छपवा दिया। सीरियल नंबर्स बैंक्स, शॉप्स, कैसीनो समेत हर उस जगह बांट दिए गए जहां भी उन्हें खर्च किया जा सकता था। लोगों से अपील की गई कि उनमें से एक भी सीरियल नंबर का नोट जिसको भी मिले वो FBI को इन्फॉर्म करे। ऐसा करने वालों के लिए इनाम भी रख दिया गया। साथ ही कूपर का फाइनल स्केच, जिसे तैयार करने में करीब 2 साल लग गए, वो भी अखबारों और पोस्टर्स के जरिए दुनिया तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा FBI ने हाईजैकिंग होने के बाद 5 सालों में करीब 800 सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उनमें से करीब 24 सस्पेक्ट्स ही ऐसे मार्क्ड किए गए जिनका DB कूपर होने का कोई चांस था। लेकिन उन सभी की भी गहराई से जांच करने के बाद FBI को निराशा ही हाथ लगी। इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब फरवरी 1980 में 8 साल के बच्चे ब्रायन इंग्रम को कोलंबिया नदी के पास टीना बार के बीच की रेत से $20 नोट्स के 3 बंडल्स मिलते हैं, जो बहुत खस्ता हालत में थे और उनका टोटल अमाउंट करीब $5,800 था। इन पर जो सीरियल नंबर्स थे वो DB कूपर को दिए गए पैसों से एग्जैक्ट मैच कर गए। FBI को हाईजैकिंग के करीब 9 साल बाद पहली बार कोई पुख्ता क्लू मिला था, इसलिए उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस केस को अब सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन असल में केस यहाँ से सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गया। दरअसल जिस जगह से ये पैसे मिले थे वो जगह वहाँ से 32 किलोमीटर दूर थी, जहाँ कूपर का लैंडिंग जोन समझकर उसे सर्च किया जा रहा था। ऐसे में सवाल था कि आखिर ये पैसे वहां से यहाँ कैसे आए।
इन पैसों की यहाँ होने की दो वजह हो सकती थी। पहली ये कि कूपर इस जगह के आसपास ही कूदा था और इसीलिए कूदते समय कुछ पैसे गिर गए और यहाँ रह गए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि कूपर वही कूदा था जहां उसे ढूंढा गया, लेकिन कूदते समय उसके बैग से कुछ पैसे गिर गए और लुइस नदी से बहते हुए कोलंबिया नदी में आ पहुंचे और फिर वहां से बहकर टीना बार के बीच पर आ गए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि लुइस नदी जिस जगह कोलंबिया नदी से मिलती है, वहां से कोलंबिया नदी टीना बार के उल्टी दिशा में बहती है। ऐसे में उन पैसों का नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहकर वहां एक ही जगह पर एक साथ पहुंचना मुमकिन नहीं था। पैसों के वहां पहुंचने की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन उनके मिलने के तुरंत बाद FBI द्वारा वहां खोजबीन शुरू कर दी जाती है। कई जगहों को खोदा जाता है, चारों तरफ तलाशी ली जाती है, लेकिन FBI को इन 3 बंडल्स के अलावा कुछ नहीं मिला। ना तो और पैसे मिले, ना पैराशूट का कोई फटा टुकड़ा मिला और ना ही कूपर से जुड़ा कोई और सुराग मिल सका। इस तरह साल दर साल बदलते गए, ना तो कूपर मिला और ना ही FBI की जांच रुकी। हर पॉसिबल एरिया को खंगाला जाता रहा। डीबी कूपर से मिलते जुलते सभी सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया गया। इनमें से कुछ सस्पेक्ट्स को तो उनके फैमिली मेंबर्स ने खुद FBI के हवाले किया था। किसी ने अपने अंकल को डीबी कूपर बताया तो किसी ने अपने भाई के डीबी होने की बात की। इस केस की पॉपुलैरिटी को देखकर कुछ लोगों ने खुद को डीबी कूपर बताकर FBI को सौंपा, लेकिन सालों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी FBI को उनमें से किसी के भी डीबी कूपर होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। देखते देखते साल दशकों में बदल गए और 2011 आ गया। इन 40 सालों के दौरान FBI ने करीब 1000 सस्पेक्ट्स को डीपली इन्वेस्टिगेट किया। इस दौरान तक इस केस की इतनी फाइल्स बन गई थी कि अगर उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता तो उनकी ऊंचाई करीब 40 फीट तक हो जाती। FBI द्वारा टारगेट किए गए सस्पेक्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट रिचर्ड फ्लॉयड मैककॉय था, जिसने कूपर की हाईजैकिंग के करीब 4 महीने बाद 1972 में सेम कंपनी के प्लेन को सेम तरीके से हाईजैक किया था। उसने $5 लाख की रैंसम वसूल कर कूपर की तरह ही प्लेन से छलांग लगा दी थी। हालांकि उसे 5 दिन बाद ही पकड़ लिया गया, लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो वो असली कूपर नहीं था। वह महज 29 साल का था, जबकि कूपर की उम्र 45 के करीब थी। इसलिए उसकी उम्र और फ्लाइट अटेंडेंट्स के डिस्क्रिप्शन के चलते उसे कूपर होने की लिस्ट से अलग कर दिया गया। बाद में जेल से भागने के दौरान उसको पुलिस ने शूट कर मार डाला। ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस 1995 में देखने को मिला, जब जेओ नाम की एक लेडी FBI को बताती है कि उसके पति ड्वेन वेबर ने मरते समय उसे बताया कि वो ही असली डीबी कूपर है। जेओ ने बताया कि 1979 में वो और उसका पति एक ट्रिप पर थे। जब एक जंगल से गुजरते हुए उसने उससे कहा कि कूपर यहाँ से ही निकलकर फरार हुआ था और कुछ दूर ड्राइव करके उसने कोलंबिया नदी के पास कार रोककर अपनी पत्नी को वहीं ठहरने के लिए कहा और खुद कुछ देर के लिए गायब हो गया। ये वही जगह के आसपास की बात थी जहां से ब्रायन इनग्राम नाम के बच्चे को पैसे मिले थे। जेओ के हिसाब से उसके पति ने ही उन पैसों को वहां गाड़ा था, लेकिन जेओ अपने जिस मरे हुए पति ड्वेन वेबर को डीबी कूपर बता रही थी, वो एक क्रिमिनल जरूर था, लेकिन कूपर का DNA उससे मैच नहीं हो सका, जिस वजह से वो भी असली डीबी कूपर नहीं था। डीबी कूपर ने जंप के लिए जिस तरह मिलिट्री पैराशूट को चुना था और जिस तरह बोइंग 727 के बारे में उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इससे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि डीबी कूपर कोई मिलिट्री से जुड़ा शख्स था, जिसे मिलिट्री पैराशूट से स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस था। इन्हीं सब आधारों पर एक और शख्स के डीबी कूपर होने की बात सामने आई, जिसका नाम केनेथ क्रिश्चियनसेन होता है। ये शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के लिए काम कर चुका था और एक पैराट्रूपर भी रह चुका था, जिसे मिलिट्री पैराशूट्स का बहुत एक्सपीरियंस था। जहां हाईजैकिंग हुई ये उसी इलाके में रहता था, और जो बात उसके डीबी कूपर होने को सबसे ज्यादा हाईलाइट करती थी वो ये थी कि उसकी शक्ल डीबी कूपर से काफी मिलती जुलती थी और उसका नेचर भी कूपर की तरह ही काम था। साथ ही उसे सिगरेट और बर्बन ड्रिंक का शौक था। हाईजैकिंग के 1 साल बाद ही उसने अपनी कमाई की हैसियत के मुकाबले एक बहुत बड़ा घर लिया था। उसके भाई को उसका लिखा हुआ एक नोट भी मिला, जिसमें उसने किसी हॉलीवुड डायरेक्टर से अपने ऊपर एक मूवी बनाने की बात की थी। उसने मरने से पहले अपने भाई से कहा था कि एक राज है जो उसे जानना चाहिए, पर वो उसे बताएगा नहीं। डीबी कूपर का ये एक परफेक्ट मैच सा लगता है, लेकिन ये सब बातें उसके मरने के कई साल बाद उसके भाई द्वारा बाहर आ सकी। साथ ही इन सभी बातों
बातों को महज इत्तेफाक बताते हुए FBI ने केनेथ क्रिश्चियनसेन को भी डीबी कूपर कंसिडर नहीं किया। उसके अलावा और भी कई इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट्स को डीबी कूपर से जोड़ा गया, लेकिन जांच में कोई भी डीबी कूपर साबित नहीं हो सका। इस तरह 45 सालों तक हजारों सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट और कई जगहों को खंगालने के बाद भी डीबी कूपर का कोई अता पता नहीं चल सका। उसकी सीट से जो सिगरेट बट्स मिली थी वो बाद के सालों में मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई और उसकी टाई से मिले क्लू भी उसे ढूंढने के कुछ काम नहीं आ सके। ये केस जहां दुनिया के लिए रहस्यों से भरा एक किस्सा बना होता है, तो वही FBI के लिए सरदर्द बन चुका था। इसलिए जुलाई 2016 में FBI ने थक हार कर इस केस को बंद कर दिया। लेकिन डीबी कूपर का केस इतना ज्यादा पॉपुलर है कि अभी भी कई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स डीबी कूपर की गुत्थी को सुलझाने में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वही डीबी कूपर ने अमेरिका में अपनी एक फैन फॉलोइंग बना ली थी और कई लोगों का वो हीरो बन चुका होता है। लोगों का मानना था कि जिस तरह कूपर बड़ी ही सफाई से हाईजैकिंग को अंजाम देकर गायब हुआ और FBI को जिस तरह चकमा देता रहा, वो काबिले तारीफ था। एरियल वॉशिंगटन, जहां कूपर कूदा, वहां से कुछ ही दूरी पर एक बार है जहां हर साल 24 नवंबर के दिन को डीबी कूपर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी कामयाबी का जश्न मनाया जाता है। आज 50 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो सका कि आखिर ये डीबी कूपर कौन था, उसका असली नाम क्या था और वो कहां से आया था। और रात के अंधेरे और तेज तूफान के बीच आसमान की 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर वो हवा में कहां गायब हो गया।